जय श्री राम सभी को। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी। हम क्या कर रहे हैं, नोट सेट 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं। भाई हम डेली क्या करते हैं, 5-5 मिनट की वीडियो मैं डालूंगी जिसमें आपको टॉपिक कराए जाएंगे या किसी में क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, आप बता दो कौन सी बुक के क्वेश्चन कराने हैं। मैंने लिपिन कोट की बुक के भी क्वेश्चन डाले हैं, मतलब 3-4 वीडियो डाली हैं। अगर आप वो बोलोगे ठीक है। मैंने 1-2 लिपिन मिशन परिचारिका के वो भी डाले हैं। अभी मैं क्या करवा रही हूँ, खुद से करवाऊंगी। भाई मैं किसी बुक से नहीं, टॉपिक वाइज हम करेंगे डेली 5 मिनट की वीडियो। ठीक है, 5 मिनट कुछ ज़्यादा भी नहीं होते, तो जो देखेगा प्लीज़ ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट होगा। ये नहीं है कि मैं बकवास करवा रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम पहले शुरू करेंगे सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट हम करेंगे G6PD डेफिशिएंसी। और ये जो एनीमिया होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, नोट सेट एस्पेक्ट के लिए। ठीक है, शुरू करें, करते 1 मिनट वेट करो। और जो देख रहा है प्लीज़ साथ में अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद आपने क्या करना है, वो करना है मतलब क्वेश्चन लगा के देखना है कि आपसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं या फिर आप नहीं बन रहे। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले हम करेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता है वो एक पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो बीटा 7 पोजीशन होती है, इसमें जो हमारी जो ग्लूटामेट होता है वो क्या, पहले 6 पोजीशन होती थी बच्चों, लेकिन आजकल 7 पोजीशन होती है। जो ग्लूटामेट होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वैलिन के कारण। ये कन्वर्जन होता है ना, तो इसकी वजह से जो HBS होता है ना, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बनने लग जाती है। और ये जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होती है ना, वो क्या हो जाती है बच्चों, पोलीमराइज हो गए, बहुत सारी बन जाती है, मतलब बहुत सारी सिकल सेल हीमोग्लोबिन ही बनती है, जिसकी वजह से जो RBC होती है ना, वो हमारी रिजिड बनती है और स्टिकी बनती है। रिजिड बनती है और स्टिकी बनती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोलिसिस हो जाता है, मतलब जो ये जल्दी टूट जाती है जो RBC होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये RBC वेसल की वॉल में फंस जाती हैं, जैसे कि छोटी छोटी कैपिलरी होती हैं उनकी वेसल में फंस जाती हैं। और ये कैसी शेप के होते हैं, नॉर्मल हमारी RBC ऐसी होती है, लेकिन इनका जो शेप होता है वो क्या होता है बच्चों, ऐसे सिकल शेप हंसिया के आकार में होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, कम होती है। अब देखो भाई, हम एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो हमें क्लिनिकल फीचर सारे प्रकार के एनीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस एनीमिया में कौन से फीचर आते हैं। एक तो भाई इसमें ये जो RBC होती है ना, वो आपने याद रखना है, वो हर एक जगह जाके अटक जाती हैं। अगर वो बोन होता है, बोन में अटैक करती है, तो वो क्या होती है, बोन में क्या कर देती है, पेन कर देती है। पेट में जाके फंसती है तो एब्डोमेन में क्या हो जाता है, पेन हो जाता है। एब्डोमेन में क्या होते हैं, मेसेंट्रिक वेसल होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन हमें देखने को मिलता है। और हैंड फुट सिंड्रोम भी हो जाता है। हैंड फुट सिंड्रोम होता है ना, वो क्या होता है, छोटे बच्चों के अंदर होता है। हैंड फुट सिंड्रोम को ही हम क्या बोलते हैं, डक्टिलाइटिस हम बोलते हैं, जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होता है। और ये पेशेंट में हमें फीवर देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा। चेस्ट में अगर वो अटकती है तो चेस्ट पेन हमें देखने को मिलता है। वेसोओकल्सिव क्राइसिस हो जाएगा, मतलब हर एक जगह ये सिकल सेल RBC प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, क्या नहीं कर पाएंगी, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हमें हैंड फुट सिंड्रोम, मतलब हर एक जगह अटक के वो दिक्कत कर देंगी। इसकी एक्सरे में क्या होती है भाई, एक स्पेसिफिक फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। जो एक्सरे फाइंडिंग होती है वो सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी और थैलेसीमिया के अंदर, दोनों के अंदर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जब आप एक्सरे में देखोगे ना इस पेशेंट को, तो हमें कैसी अपीयरेंस देखने को मिलती है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हैंड ऑन एयर अपीयरेंस, इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रू कट अपीयरेंस हम बोलने का काम करते हैं। इसका जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो हम कौन सी दवाई देते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया नाम की दवाई हम देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। फ्लूइड मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ताकि RBC हैं वो स्टक ना हो एक जगह और उनकी प्रॉपर मूवमेंट हो सके। एनाल्जेसिक हम देने का क्या करते हैं, काम करते हैं, ताकि उसके अंदर पेन ना हो सके। ठीक है, आया कुछ समझ में, ये थोड़ा बहुत हमारा सिकल सेल एनीमिया था। नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा, नेक्स्ट हम करेंगे G6PD डेफिशिएंसी। एक बार वैसे सुन लो, G6PD डेफिशिएंसी बच्चों एक एक्स लिंक्ड डिजीज़ होती है। और G6PD का जो काम होता है ना, वो काम होता है जो RBC होती हैं उनको क्या करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या करता है, वो बचाने का काम करता है। लेकिन अगर इसी की कमी होगी तो ये RBC होंगी वो बचेंगी नहीं, RBC क्या हो जाएंगे, उनका हीमोलिसिस हो जाएगा। हीमोलिसिस होगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये भी हमारी क्या थी, एक्स लिंक्ड डिजीज़ थी। और जो सिकल एक्स डिजीज़ है, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ दवाई होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कौन सी दवाई होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों। ठीक है, आपने एस्पिरिन हम नहीं देते,
एस्पिरिन नहीं देते, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हम नहीं देने का काम करते, क्या नहीं करते, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन देने का नहीं काम करते। जो एंटी मलेरिया की दवाई होती है वो भी हम नहीं देने का काम करते। एंटी मलेरियल दवाई में क्या क्या आ जाती है, एक तो प्राइमाक्विन आती है, एक क्लोरोक्विनिन आती है और एक मेफ्लोक्विनिन आती है। इसको आपने नहीं देना क्योंकि ये दवाई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करती हैं। तो इससे क्या होता है, G6PD की और ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी, तो ये हम दवाई इसके अंदर नहीं देते। अब भाई ये तुम्हें पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई, जब हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं तो स्प्लीनेक्टमी से पहले हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। जिसको पता हो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और तो स्प्लीनेक्टमी करने से पहले हम कौन कौन सी दवाई देते हैं। ये कुछ इन दोनों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है।